प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आपको आधुनिक कविता पढ़ा रहा था और जिसका नाम है कुटिया में राजभवन, और इसका दूसरा भाग भी आरंभ करने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले वीडियो के अंदर हमने देखा कि सीता जी कुटिया में आकर रह रही हैं। वो यहाँ के वातावरण को समझती हैं कि मुझे राजभवन के जैसा ही सब सुख यहाँ पर मिल रहा है, मुझे यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और वो स्वयं बता रही है कि मुझे यहाँ आने के बाद मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, पूरा का पूरा काम मैं संभाल रही हूँ, मैं अपने हाथों से अपना काम कर रही हूँ और अपने हाथों से ही मैं अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती हूँ। अगर मैं राजभवन में होती तो वहाँ पर नौकर चाकर सारे मुझे खाना वगैरह बनाकर जो चीज़ें हैं बात ला करके देते, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं सब कुछ काम कर रही हूँ और अपना परिवार बड़े अनूठे ढंग से चला रही हूँ। इस प्रकार मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा जो है सुख इस कुटिया में जो है मिल रहा है, ऐसी बात बताती है। सो अभी आगे की पंक्तियों में सीता जी क्या कहती हैं इसके बारे में। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। पिछले वीडियो में प्रकृति का वर्णन वहां पर मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे थे और वहां पर प्रकृति अपने पूरे खजाने को खोलकर दिखला रही थी और कुटिया के आजू बाजू में पेड़ पौधे हैं, उसके अंदर फल लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के फल लगे हुए हैं और वातावरण बिल्कुल जो है एक प्रकार से अनूठा है। इस प्रकार निज निधि खोले, यानी निधि ने खजाना खोल कर प्रकृति अपनी माया को दिखा रही है। इस प्रकार इस प्रकृति के अंदर वह खजाना ही खजाना भरा हुआ है। आज प्रकृति खजाना खोलकर दिखा रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई चीजों की कमी नहीं है, इसलिए मेरी कुटिया में राजभवन बन भाया। इस प्रकार मेरी इस कुटिया में मुझे राजभवन के जैसा ही सुख, संतोष, आनंद मुझे मिल रहा है। मुझे कोई चीज की या किसी चीज की कोई कमी मुझे यहाँ पर नहीं हो रही है। आगे कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। अब यहाँ पर सीता जी कह रही हैं, कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा। बताती हैं कि कुछ लोग कहते हैं देखो सीता जी का भाग्य ठगा है, अच्छा नहीं है, बेचारी को राजकुमारी होकर राजभवन में बैठना चाहिए था, जंगल में जाकर के बैठ गई है, इसलिए उसका लक, उसका भाग्य अच्छा नहीं है, भाग्य ठगा है, धोखा दिया है, भाग्य ने उसको धोखा दिया है। ऐसा लोग मेरे बारे में कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूं वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। इस प्रकार लोग जो है मेरे बारे में कहते थे कि मेरा भाग्य बराबर नहीं है, लक बराबर नहीं है, भाग्य उसका ठगा हुआ है, धोखा दिया है भाग्य ने उसको, सीता जी को। इस प्रकार लोग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन यहाँ आने के बाद, कुटिया में आने के बाद मेरा वो सारा डर, वो सारा भय दूर हो गया है। मुझे अभी यहाँ पर लग रहा है कि मुझे सारी खुशियां मिल रही हैं, इसलिए लोग जो कहते हैं कि मेरा बैड लक है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, लक अच्छा नहीं है, ऐसा जो कहते थे, सो मैं भी डर गई थी, लेकिन आज वो डर दूर हो गया है। मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा संतोष, आनंद, खुशियां यहाँ पर मिल रही है, इसलिए मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा है, मेरा लक बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पर बड़े आनंद से हूँ।
लोग अभी कुछ भी कहें मेरे बारे में, लेकिन मैं तो यहाँ पर राजभवन के जैसा ही मुझे आनंद मिल रहा है। ऐसी बात सीता जी कहती हैं। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ्य जगा है मेरा। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ करने के बारे में, अर्थात कुछ काम करने के बारे में मेरा हाथ लग गया है। हाथ लग जाना, मैं उसके अंदर अनुभवी हो गई हूं। हाथ लगना, कोई काम करने के बारे में एक्सपर्ट हो जाना। पहले तो मैं राजकुमारी बनकर राजभवन में वहां पर रहती थी, नौकर चाकर सारा काम करके लाते थे, मुझे काम करने की नौबत ही नहीं आती थी। लेकिन यहां आने के बाद मैं सब कुछ काम सीख गई हूं, मैं उसके अंदर अनुभवी हो गई हूं, इसलिए मेरा हाथ अभी लग गया है। हाथ लग जाना, मुझे पूरा का पूरा अनुभव कार्य के बारे में, कामों के बारे में मैं अभी क्या हो गई हूं, बहुत ही एक्सपर्ट हो गई हूं। वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। इस प्रकार इस वन में, इस जंगल में, कुटिया में मेरा गृहस्थ जीवन, मेरा परिवार है जगह है, यानी आरंभ हो गया है। इसलिए मैं इस जंगल के अंदर ही, कुटिया के अंदर ही मेरा एक परिवार है समझकर मैं सारे के सारे काम यहां पर कर रही हूं। इसलिए मुझे किसी प्रकार की कोई चीज की बाधा नहीं है। मैं बड़ी अभी अनुभवी हो गई हूं। मैं अपना गृहस्थ जीवन, परिवार का जीवन अभी आराम से चला रही हूं। मुझे कोई चीज की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर सीता जी कह रही है ना। मैथिली शरण गुप्त जी सीता जी के माध्यम से ये बात कह रहे हैं। आगे देखिएगा, वह वधू जानकी बनी आज, यह जाया मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। आज वधू जानकी, जानकी मतलब यहाँ पर सीता जी, वधू जानकी बनी आज यह जाया। जाया मतलब क्या है? जाया का अर्थ पत्नी। आज यहां पर वह कुटिया में रहने के बाद, सारे कामों को संभालने के बाद सीता जी आज क्या बन गई हैं? एक अच्छी जाया, एक अच्छी पत्नी होकर पूरा कार्य संभाल रही है। अर्थात सीता जी ने सारा संपूर्ण कार्य वगैरह करके उसके अंदर एकदम एक्सपर्ट हो गई हैं, माहिर हो गई हैं, अनुभवी हो गई हैं, और वो एक अच्छी पति की पत्नी होकर पूरे काम को संभाल रही हैं। अर्थात जाया, आज वह एक अच्छी जाया पत्नी बन करके सीता जी पूरे काम को कर रही हैं। इसलिए मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। इस प्रकार मेरी इस कुटिया में मुझे राजभवन के जैसा ही सुख, आनंद, खुशियां मिल रही हैं। मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। आगे के पंक्ति में, फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, वह वे हरी पत्तलें भरी थालियां मेरी। अभी आगे सीता जी कह रही हैं कि फल फूलों से है लदी डालियां मेरी। मेरे कुटिया के आजू बाजू में, इर्द गिर्द है फल फूलों से लदी, पूरी डालियां, मैंने पौधों के डालियां कैसे लगी हुई हैं? पौधों के डालियों के अंदर फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। इस प्रकार पूरे आजू बाजू की प्रकृति के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर, डालियों के अंदर फूल भी खिले हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं। इस प्रकार वो सौंदर्य मुझे देखने को मिल रहा है, कोई कमी यहाँ पर नहीं है। वे हरी पत्तलें भरी थालियां मेरी। उसी प्रकार हर पौधों के अंदर, पेड़ों के अंदर पत्तलें, हरी पत्तलें, हरी पत्तलें का मतलब है हरियाली, हरे पत्ते, हर चारों तरफ मेरे कुटिया के आजू बाजू में चारों तरफ क्या है? हर पेड़ पौधों के अंदर हरे हरे पत्ते निकल करके आ रही हैं। भरी थालियां मेरी, लग रहा है कि मुझे क्या है? थालियों के अंदर क्या हो गया है? भरी थालियां मेरी, अर्थात मेरी पूरी थालियां भर गई हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। कहने का अर्थ क्या है? सीता जी कहती हैं आजू बाजू में
हर पेड़ पौधों के अंदर हरियाली लगी हुई है, अर्थात मेरी थालियां पत्तलों से, हरे पत्तों से भरी हुई हैं, मुझे कोई यहाँ पर कमी नहीं है। मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियां मेरी। और दूसरी बात ये भी है कि जंगल के अंदर, कुटिया के अंदर अभी मुझे यहाँ पर बातचीत करने के लिए कौन आती हैं? मुनि बालाएं, आलियां। आलियां का अर्थ है सखियां, आलियों का अर्थ सखियां है, इसलिए मुनि बालाएं, जंगल के अंदर जो मुनियों के जो बालिकाएं हैं वो मेरे पास आती हैं और वो मेरे अच्छी सखियां हैं और वो आकर मुझसे बातचीत करती हैं और हम क्या है मिलजुल कर यहाँ पर मैं रहती हूँ, मुझे कोई कमी नहीं यहाँ पर। इसलिए सखियां मेरे यहाँ पर जंगल के अंदर कौन सखियां बन गई हैं? मुनि बालाएं मेरी सखियां बन गई हैं। तो इस प्रकार मुझे सारी खुशियां यहाँ पर मिल रही हैं। तटीनी की लहरें और तालियां मेरी। तटीनी का अर्थ, तटीनी यानी नदी, नदी की लहरें, पास में नदी है, नदी की लहरें जो हैं उठ रही हैं, उसकी आवाज, उसकी मधुर आवाज मुझे उस नदी के पानी की आवाज, लहरों की आवाज मुझे सुनाई देती है। और तालियां मेरी, और मैं खुशियों से झूम उठती हूँ। तालियां, और तालियां मेरे मतलब क्या है यहाँ पर, मैं उससे खुश हो जाती हूँ। नदी के गड़गड़ाहट की या लहरों की आवाज, पानी की आवाज सुन करके मैं बहुत आनंदित हो जाती हूँ और मैं इस प्रकार तालियां वगैरह क्या है बजाती हूँ। तो तालियां मेरी अर्थात तालियों का अर्थ, अर्थात मैं भी क्या है बहुत खुश हो करके यहाँ पर रहती हूँ। इस प्रकार प्रकृति के अंदर सारी चीजों का आनंद मैं यहाँ पर उठा रही हूँ, ले रही हूँ। अंत में, इस पद्य के अंत में, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। अभी यहाँ पर पूरी प्रकृति, यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो गया है? क्रीड़ा सामग्री, क्रीड़ा यानी खेल, खेल की सामग्री, सामग्री मतलब क्या है? वहां पर वो चीजें, क्रीड़ा की चीजें, सामग्री वयम बनी स्वयं निज छाया। स्वयं निज छाया मतलब है मेरी छाया, मेरी जो छाया है वो क्रीड़ा की सामग्री बन गई है। अर्थात क्या हुआ कि मैं इनका आनंद, इस प्रकृति का आनंद जो है एक प्रकार से उठा रही हूं। मेरी निज छाया ही क्रीड़ा की सामग्री के जैसे हो गई है। मैं इनका आनंद, मैं इनका मजा, लुत्फ उठा रही हूं। और इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, मेरी कुटिया में राजभवन मनभाया। सीता जी कहती हैं, इस प्रकार मेरी इस कुटिया में मुझे राजभवन के जैसा ही पूरा आनंद, पूरा सुख मुझे यहाँ पर मिल गया। मुझे कोई किसी चीज की मुझे कोई कमी नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी सीता जी के माध्यम से बताकर कहते हैं कि सीता जी के माध्यम से ये बता रहे हैं हर स्त्री को कि स्त्री को पति के घर में जाने के बाद वहां पर किसी प्रकार का भी वातावरण क्यों न हो, उसके साथ में एडजस्ट होकर रहना चाहिए। और इसी को परिवार कहते हैं, इसी को गृहस्थ जीवन कहते हैं। और इस प्रकार रहने के बारे में कवि मैथिली शरण गुप्त जी सीता जी के माध्यम से एक उपदेश हर स्त्रियों को एक पैगाम देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाती है, ये कविता समाप्त हो जाती है। अभी मैं इसके प्रश्नोत्तर, एक अंक के प्रश्न वगैरह बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है एक अंक का, सीता जी का मन कहाँ भाया? सीता जी का मन कुटिया में भाया।
सीता जी का मन कुटिया में भाया। दूसरा प्रश्न, सीता जी के प्राणेश कौन थे? सीता जी के प्राणेश श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी थे। तीसरा प्रश्न, सीता जी कुटिया को क्या समझती हैं? सीता जी कुटिया को राजभवन समझती हैं। राजभवन समझती हैं। चौथा प्रश्न, नवीन फल नित्य कहाँ मिला करते हैं? नवीन फल नित्य डाली में मिला करते हैं। डाली में मिला करते हैं। पांचवा प्रश्न, सीता की गृहस्थी कहाँ जगी? सीता की गृहस्थी वन में जगी। वन में जगी। छठवां प्रश्न, वधू बनकर कौन आई हैं? वधू बनकर सीता जी आई हैं। सीता जी आई हैं। सातवां और अंतिम प्रश्न 1 अंक का, सीता की सखियां कौन हैं? सीता की सखियां मुनि बालाएं हैं। मुनि बालाएं हैं। तो 1 अंक के प्रश्न यहां पर समाप्त हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं और प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं, आपको एक 200 पेज की एक किंग साइज नोटबुक करना है और उसके अंदर एक एक जैसा जैसा ही मैं पढ़ाते जाता हूं उसका उनके प्रश्नोत्तर आपको लिख करके रखना है। अगर आप लिख करके रखेंगे तो आप आगे जाकर परीक्षा के अंदर भी अच्छे ढंग से लिखेंगे, आपके अक्षर सुंदर हो जाएंगे। अगर आप लिखाई वगैरह नहीं करेंगे तो एकदम से जाकर आप परीक्षा में लिखने के लिए बैठेंगे तो आपका हाथ डगमगाने लगता है, उंगलियां बराबर से काम नहीं करती। इसलिए आप उसको आदत डालना चाहिए। इसलिए घर के अंदर एक नोटबुक बना करके हर जो भी प्रश्नोत्तर है उसको बराबर से लिख करके रखिएगा। इससे आपको ह्रस्व और दीर्घ की जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आप अच्छे ढंग से शब्द को दीर्घ है या ह्रस्व है उसको बराबर से लिख सकेंगे। इसलिए एक नोटबुक बना करके इसके प्रश्नोत्तर को आप लिखिएगा, लिख करके रखिएगा। ठीक है। और देखिए अभी आगे बड़े प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सीता जी अपनी कुटिया में कैसे काम करती थी? अभी यहां पर आपको बताना 3 अंक के लिए प्रश्न है ये। कैसे वो काम करती थी? सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी के साथ में वन की तरफ जाती है, कुटिया में वहां पर वो रहने लगती है और रहने लगने के बाद वो समझती है कि ये कुटिया ही मेरे लिए राजभवन के समान है और मेरे पति ही मेरे राजा के समान है, मेरे देवर ही मंत्री के समान है। इसलिए मेरा यहाँ पर एक अच्छा परिवार जगा हुआ है। और वो क्या करती हैं अभी हर दिन अपना परिवार का काम जो है संभाल करके हर काम वह करने लगती है। अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है अपने हाथों से। अगर वो राजभवन में होती तो नौकर चाकर सारे काम वगैरह करते और जो कुछ भी खान पान या व्यंजन बनाना है वो बना करके सीता जी के सामने ला करके रखते थे। लेकिन सीता जी बताती हैं यहाँ आने के बाद मुझे परिश्रम करना पड़ रहा है, मैं अपने हाथों से व्यंजन बनाती हूँ और इस प्रकार व्यंजन बनाने से मेरा काम करने से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल बराबर रहता है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है। ऐसी बात सीता जी बताती हैं। इस प्रकार वह परिश्रम करती हैं। दूसरा प्रश्न, सीता जी प्रकृति सौंदर्य के बारे में क्या कहती हैं? सीता जी वन में जाने के बाद प्रकृति
सौंदर्य के बारे में क्या कहती है, वहां पर जंगल में क्या है, हिरन और सिंह क्या कर रहे हैं, नदी के पास आकर के बड़े आराम से पानी पी रहे हैं। तो वहां पर एक अच्छा माहौल बना हुआ है और प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे, उनके अंदर फल लगे हुए हैं, उनके अंदर फूल खिले हुए हैं और इस प्रकार वहां पर नदी है और नदी की गरगराहट और उनकी लहरों की आवाज मुझे सुनाई देती है। तो यहाँ पर प्रकृति का सुंदर चित्रण मुझे यहाँ पर नजर आता है, मुझे यहाँ पर कोई चीजों की कमी नहीं है। इस प्रकार मानो यहाँ की प्रकृति एक नटिनी स्त्री बनकर के हमारा स्वागत कर रही है। इस प्रकार मैं यहाँ पर प्रकृति का आनंद उठा रही हूं। तो इस प्रकार यहाँ पर उसको लिखना है। तीसरा प्रश्न, सीता जी कुटिया में कैसे सुखी हैं? सीता जी बता रही है कि मैं इस कुटिया में आने के बाद मुझे आनंद ही आनंद मिल रहा है। मैं वहां पर राजभवन में होती तो क्या होता था कि वहां पर मुझे नौकर चाकर मेरा काम वगैरह करके देते, मुझे कोई काम वगैरह करने की नौबत नहीं आती थी। लेकिन यहां आने के बाद मैं बड़े आराम से हूं। राजभवन के जैसा ही पूरा आनंद मुझे कुटिया में मिल रहा है। मैं स्वयं मेरा परिवार समझकर काम करती हूँ, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ की प्रकृति भी बहुत सुंदर है और मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। मैं अपना परिवार बड़े आराम से चला रही हूँ। मेरे साथ में मेरे पति श्री रामचंद्र जी हैं, देवर लक्ष्मण जी हैं और साथ ही साथ मुनि बालाएं मेरी सखियां हैं। सो इनके साथ मैं बड़े आराम से सुख से कुटिया में हूँ। मुझे राजभवन के जैसा ही पूरा सुख मुझे कुटिया में मिल रहा है। मुझे कोई चीज की यहाँ पर कमी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर सीता जी बड़े कुटिया के अंदर बड़े आनंद से सुख से वह रहती हैं। कुटिया में राजभवन कविता का आशय संक्षेप में लिखिए। कुटिया में राजभवन इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि सीता जी एक रानी है, लेकिन कहें वो अपने पति के साथ में निकलकर जंगल में आती हैं, कुटिया में रहती हैं और यहाँ आने के बाद वह पूरा का पूरा घर संभाल करके काम करती हैं, सब कुछ वह कर रही हैं। और क्या है, दूसरी बात ये भी है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने सीता जी के माध्यम से हर स्त्री को एक बात बताने की कोशिश करते हैं कि जो स्त्री अपने पति के घर में जाने के बाद वहां का जो भी माहौल हो, जो भी वातावरण हो, उसके साथ में रहना चाहिए और समझना चाहिए कि मेरा पति का घर है और मेरा घर है, मुझे इसी के अंदर रहना है। इसलिए जो भी कमियां हो, जो भी त्रुटियां हो, उसको सुधार करके बड़े आराम से उन कमियों को दूर करके बड़े आनंद से सुख से रहना चाहिए। उसी को परिवार कहते हैं और उसी को एक अच्छा जीवन कहते हैं। अगर हम इस परिवार को टुकरा देंगे तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए जो भी मिला उसके अंदर खुश होकर बड़े आनंद से रहना, इसी को जीवन कहा जाता है। और इसी को मैथिली शरण गुप्त जी ने सीता जी के माध्यम से हर स्त्री को एक पैगाम के रूप में, एक संदेश के रूप में ये बात बताते हैं। और दूसरी बात क्या है कि वो रानी होने के बावजूद भी यहाँ आने के बाद पूरा का पूरा काम संभालती हैं, करती हैं और इससे सीता जी का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है। अगर वो रानी बनकर वहां पर रहती तो नौकर चाकर काम करते थे, उनको कोई काम करने की नौबत नहीं आती थी, उनके अंदर आलस्य समा जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद वो पूरा काम कर रही हैं। इस प्रकार उनका पूरा आलस्य वगैरह दूर होकर वह अच्छे ढंग से अपने गृहस्थ जीवन को चला रही हैं। तो ये बात यहाँ पर अभी कवि मैथिली शरण गुप्त बताते हैं। और जो है ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए।
इसके लिए एक के लिए 4 अंक होते हैं। यहाँ पर आपको उसका अर्थ लिखना है, उस पंक्ति का अर्थ लिखना है। चाहे तो आप कविता का नाम लिखिएगा, कवि का नाम लिखिएगा, उसके बाद में इसका पूरा अर्थ आपको लिखना है। अगर इस प्रकार लिखेंगे तो आपको 4 अंक इसके अंदर मिलते हैं। तो ये इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कुटियामी राजभवन कविता समाप्त हो जाती है और इसका मैं अर्थ बताया हूँ और प्रश्नोत्तर भी बताया हूँ। आप उसको बराबर से लिख करके रखिएगा और अगले वीडियो में और एक कोई पाठ या कविता लेकर के या कहानी लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।